बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी फाइनल टर्म की तैयारी में बिजी होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपको कामयाब फरमाए। आज हम ENG001 के लेसन नंबर 18 से लेकर 30 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। इसे हमें दो आस्पेक्ट में हम इनको लेकर चलेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन, और सेकंड ये होगा कि जिन सब स्टूडेंट्स ने अपने हैंड आउट पढ़ लिए हैं और रिविजन कर रहे हैं उनकी अच्छे से साथ साथ रिविजन भी हो जाएगी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और एक और पॉइंट ये है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है ENG001 के MCQs की, जो बहुत बेहतरीन बनी हुई है। अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। और लेक्चर नंबर 14 से लेकर 17 तक के में मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फाइल्स अपलोड की हैं अलग से, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए जी, लेसन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ओमिट नीडलेस वर्ड्स इन राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल में जो हमारे पास प्रिंसिपल है लेसन नंबर 18 में कि ओमिट नीडलेस वर्ड्स, इसका क्या मतलब है। द प्रिंसिपल ऑफ ओमिट नीडलेस वर्ड्स एम्फसाइज रिमूविंग अननेसेसरी वर्ड्स टू इनहांस क्लैरिटी। जब हम नीडलेस वर्ड्स डालते रहते हैं तो जो हमारे कंसेप्ट होता है, जो हमारी लाइन होती है, स्टेटमेंट होती है, उसकी क्लैरिटी गुम हो जाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस इतना कम्प्लेक्स हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है कि जो मेन उसकी थीम है, मेन उसकी जो आइडिया है, जो यूनिटी है, वो लॉस्ट हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेड ऑफ सेइंग a microphone is basically a device that is used to record sound, one can say a microphone record sound। तो दोनों का एक ही मतलब हो गया कि माइक्रोफोन साउंड रिकॉर्ड करता है, लेकिन सेकंड वाला जो जुमला था वो इजीली अपने कंसेप्ट को पहुंचा रहा है और इसमें गैर ज़रूरी अल्फाज की ज़रूरत की इस्तेमाल नहीं है। मैंने यही कोशिश किया है कि हर क्वेश्चन के साथ एक बहुत ईजी सी और एलिमेंट सी एग्जाम्पल ऐड करूं, ताकि आपको अपने वर्ड्स में अपना आइडिया डिस्कस करने में और उसको बयान करने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पे, हाउ कैन यू अवॉइड कोलोकियलिज्म इन राइटिंग। कोलोकियलिज्म जो हमारी नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज है, जो हम सोसाइटी में इनफॉर्मली यूज़ करते हैं, घरेलू लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, कैन बी अवॉइडेड बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम यूजिंग इनफॉर्मल और फिलर वर्ड्स। इसको हम जब अपने इनफॉर्मल वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए फिलर वर्ड्स का जो इस्तेमाल को अगर हम परहेज़ करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, तो ये हमारा कोलोकियलिज्म का जो इस्तेमाल है खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। लाइक बेसिकली इवन, जस्ट एंड वेल, दीज वर्ड्स कैन ऑफन बी रिप्लेस टू ओमिट और इम्प्रूव राइटिंग क्वालिटी। और जितनी जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल राइटिंग के रेफरेंस में बात हो रही है, खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो उतनी जो क्वालिटी है राइटिंग की वो इस्तेमाल हो जाएगी, क्योंकि ये जो बोलचाल की आम लैंग्वेज है ये बोलने के लिए है, राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज करने के लिए नहीं है। What is circumlocution and why should it be avoided in writing? Circumlocution क्या है? ये indirect हमारी speech है, indirect बात करने का तरीका है। अगर हमें कोई मैसेज देना है तो उसको indirectly बोलना। Circumlocution involves using excessive words to express a simple idea and should be avoided as it hinders clarity and conciseness। इससे disadvantage क्या होता है? Clarity नहीं रहती, conciseness नहीं रहती, हमारी बात में जामियत नहीं रहती। For example, instead of saying the ministry will cause inquiries to be instituted with a view to discovering the views of general public upon the subject of national dietary standards। अच्छा जी, इतनी लंबी चौड़ी बात है, उसको हम simply कैसे कहेंगे? One can say the ministry will gather public opinions on national diet। ठीक है जी, most suitable example है ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, हाउ डज अवॉइडिंग सब्जेक्टिव प्रोनाउन एनहांस राइटिंग स्टाइल। जब हम राइटिंग में लिखते हैं तो 3 तरह के प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है जी, और जो भी प्रोनाउन राइटर इस्तेमाल करता है वो अपना पर्सपेक्टिव इससे बयान करता है। तो जब हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी अपने लिहाज से बात करना, मैं क्या, जो अल्फाज हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मैं, ये मेरा ये ख्याल है, मैं ये सोचता हूँ, इसको जब हम छोड़ेंगे तो क्या होगा। अवॉइडिंग सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, मी, यू, वी एंड यूजिंग थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव इंप्रूव्स ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनलिज्म इन राइटिंग। दो एडवांटेज होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है क्योंकि ज़ातियात से निकलकर बात उस पे आ जाती है, जनरल व्यू में आ जाती है। सेकंडली प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। फॉर इंस्टेंस, रादर देन सेइंग आई बिलीव दिस स्टडी इज इंपॉर्टेंट, वन कैन से दिस स्टडी होल्ड्स सिग्निफिकेंस। आई को चेंज करिए दिस में। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलोquial एंड फॉर्मल लैंग्वेज। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो कॉलोquial लैंग्वेज इज इनफॉर्मल एंड रिसेंबल्स स्पोकन कन्वर्सेशन, व्हाइल फॉर्मल लैंग्वेज एडहेयर्स टू प्रॉपर ग्रामर एंड वोकैबुलरी। इनफॉर्मल में ग्रामर और वोकैबुलरी की तरह इस्तेमाल नहीं होता। जो फॉर्मल लैंग्वेज में ग्रामर और वोकैबुलरी मुकम्मल जो उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल, गोना चेंज हो जाएगा फॉर्मल में, गोइंग टू, एंड काइंडा चेंज हो जाएगा सॉर्ट ऑफ में। ठीक हो गया जी, ये डिफरेंस है मेन इनमें दोनों में, ग्रामर और वोकैबुलरी का। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ टू कन्वे अ गुड मैसेज इन राइटिंग, डूज ऑफ स्टाइल। तो 5 डूज ऑफ स्टाइल है हमारे पास। Number 1, omit needless words. Be sparing with adjective but lavish with verb. Be aware of your special words. Do not overstate. Remember your signposts. So these 6 questions were from lesson number 18. Now we will start lesson number 19. Question number 1 is, what is ambiguity in writing and what are the 2 types of ambiguity mentioned? Answer, ambiguity in writing refers to situation where a sentence or phrase has multiple interpretations। जिसका नुकसान यह होता है कि जो जुमला है जो कंसेप्ट ऑफ इबहम का शिकार हो जाता है, मबहम होता है। The 2 types of ambiguity are syntactical and semantic। syntactical जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और सेमेंटिक जो है वो वर्ड्स के मीनिंग से रिलेटेड है, जो सेंटेंस या वर्ड्स का हमारे पास मीनिंग होता है। Question number 2 from lesson number 19 is, explain the concept of redundancy in writing and provide an example। Redundancy in writing involves the unnecessary repetition of words or information। repetition बहुत हो, extra हो, unnecessary हो। अब example लिखते हैं। For example, John found the job to be easy and Jen also thought it was simple। दोनों ने इसको सादा पाया जॉब को। could be simplified to both John and Jen found the job easy। ठीक है जी। Question number 3 हमारे पास, what is
Euphemism and why are they used in writing? Euphemism is a mild and indirect way a word or expression substituted for a more direct or harsh one. Euphemisms are often used to soften the impact of sensitive or uncomfortable topics. ऐसे words जो कि किसी harsh concept को, जैसे death is a harsh reality, तो death की जगह अगर हम कहें passed away, he passed away, she passed away, तो वो उसको soft कर देगा words का change इस्तेमाल. Define grandiloquence and providing an example of its transformation into simpler language. Answer is grandiloquence refers to the use of pompous and extravagant language. जब language को बहुत ज़्यादा pompous तरीके से बहुत बढ़ा चढ़ा के मोटे-मोटे words इस्तेमाल करके बयान किया जाए. For instance, अब example देख लेते हैं. The luxurious ambience of this exotic setting can be transformed into the simpler language as the luxurious feel of this unique place. ठीक है, ये sentence question में कहा गया था कि sentence को change करें तो transform कर दिया simple wording में. Question number 5. What is exuberance in writing and how can it be corrected? Exuberance refers to the use of awkward words that can be eliminated to improve clarity. For example, नीचे जी मुझे इससे एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, आप पढ़ लीजिएगा जिससे क्लियर हो जाएगा. What is the purpose of slang in writing and provide an example of slang usage? अच्छा जी, slang क्या होते हैं? इनफॉर्मल वर्ड लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं जो हम रूटीन में अक्सर अभी इनफॉर्मल सेटिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी कॉमन एग्जांपल है. यहाँ पे जो एग्जांपल है बेशक आप वो ना करें, अपनी मर्जी से कोई कर लें, तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है. लेसन नंबर 20 अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन. Question number 1. What are the essential components of a well-constructed paragraph? एक well-constructed competent paragraph क्या होता है? उसमें कौन से पॉइंट्स होते हैं, components होते हैं? उसमें unity होती है, coherence होती है, topic sentence होता है और adequate development होती है. ये चार उसके component होते हैं basically. How does coherence contribute to paragraph clarity? It ensures that ideas flow logically and are easily understandable. Ideas का logical रहना, understandable रहना, इधर-उधर बात का ना जाना. It is achieved through logical and verbal bridges such as presenting keywords or using transition words. ठीक हो गया जी. What is the purpose of topic sentence in a paragraph? A topic sentence provide general idea of the paragraph content and serves as a guide for the reader, helping them understand the main point. यानी कि अगर आप अपना introduction करा रहे हैं तो आपका sentence टॉपिक सेंटेंस होगा माय इंट्रोडक्शन, ताकि जो आपका टॉपिक है उसे उसके बाद आने वाली सारी इंफॉर्मेशन आपके टॉपिक को ही सपोर्ट करती हो. हाउ कैन द राइटर इंश्योर्स एडिक्वेट डेवलपमेंट इन अ पैराग्राफ? अगर हम एक कंपिटेंट डेवलपमेंट करना चाहते हैं पैराग्राफ की, तो उसमें हम क्या डाल सकते हैं? साइटिंग डाटा यूजिंग एनेक्डोट्स, डिफाइनिंग टर्म्स, कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग एंड एनालाइजिंग द टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 5 is what are the characteristics of a simple listening paragraph? A simple listening paragraph consists of a topic sentence followed by a list of related items or ideas and concluded by summarizing the main points. ठीक है, ये तीन इसके वो पार्ट्स होते हैं. How does an order of importance paragraph differ from a simple listing paragraph? इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसका कि फ़र्क वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. An order of importance paragraph prioritize its points by presenting them in a specific sequence. Sequence होता है इसमें highlighting the main important aspects first and then progressing to lesser important ones. यानी कि क्योंकि सनामी importance paragraph है तो उसमें फॉर एग्जाम्पल वक्त की पाबंदी या वक्त की अहमियत पे हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पहले हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्क्राइब कर लेंगे और फिर ऐसा ऐसा उन बातों की तरफ आएंगे, पॉइंट्स की तरफ आएंगे जो कि इससे कम रेलिवेंट हों और कम अहमियत रखती हों. लेसन नंबर 20 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट इज लेसन नंबर 21. Question number 1. What is the structure? What is the structure of a time order paragraph? A type order paragraph typically consists of number 1 a topic sentence, number 2 followed by a sequence of events or actions in a chronological order, and concludes with a summary or conclusion. For example, if we say कि time order क्लास जैसे हम कहें पाकिस्तान कब बना या पाकिस्तान की हिस्ट्री इस तरह का, तो ये सारे इसमें components होंगे. How can special order be used to describe a place in a paragraph? Special order involves describing a place by focusing on its physical arrangement of layout. Number 2 using location words like left, right, front, back, top, bottom, क्योंकि ज़्यादा space wise सारा डिस्कस करना होता है इसलिए. Question number 3. What is a multi paragraph composition structures and what does it involve? अच्छा जी, क्योंकि इस चैप्टर में सारे पैराग्राफ की टाइप वगैरह डिस्कस किए हैं ज़्यादातर, तो इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करना जरूरी है. मल्टी पैराग्राफ कंपोजिशन इंक्लूड्स an introduction, several body paragraphs and a conclusion. Each body paragraph focus on a specific aspects of the topic, providing details and examples. Number 4. What is the purpose of contrastive composition and how is it structured? Answer is a constructive composition highlights the difference between two subjects. It includes अच्छा जी, जाहिर है अब दो चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर कंपेयरिंग अवर कंट्री विद एनी अदर कंट्री, तो सबसे पहले दोनों का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे दोनों के दरमियान और फिर एंड में हम कंक्लूजन ड्रा कर लेंगे अपना. ठीक है, सारे अपने दिए गए मवाद के अकॉर्डिंग. नंबर 4. हाउ डज द कॉज एंड इफेक्ट कंपोजिशन डिफर फ्रॉम द टाइप्स ऑफ अदर पैराग्राफ? अ कॉज एंड इफेक्ट कंपोजिशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन एक्शंस कॉज एंड देयर आउटकम्स इफेक्ट. इट इंक्लूड्स एन इंट्रोडक्शन सेक्शन एक्सप्लेनिंग कॉज एंड इफेक्ट्स एंड कंक्लूजन. इन सब की एग्जांपल्स बहुत सारी हैं लेसन में, तो यहाँ पर हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टारगेट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ कैन स्पेशल ऑर्डर बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ प्लेस इफेक्टिवली इन राइटिंग? स्पेशल ऑर्डर हैज टू क्रिएट अ क्लियर मेंटल इमेज. अच्छा, जब हम इसको यूज करते हैं इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो हमारे माइंड में वाकई में जो हम पढ़ रहे होते हैं सारी हमारे अंदर इमेजरी हमारे माइंड में आ रही होती है. बाय डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स ऑफ अ प्लेस बेस्ड ऑन द फिजिकल लोकेशन एंड अरेंजमेंट यूजिंग डायरेक्शनल टर्म्स एंड डिटेल्स. क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें डायरेक्शंस होती हैं, डिटेल्स होती हैं कि हमें सही तरह से उसका एक माइंड में इमेज बना लेते हैं और हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास लेसन नंबर 22. अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ वेल रिटन एसे आंसर. हमारे पास ऐसे हम ऐसे लिख रहे हैं तो उसके कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनको अगर हम सही फोकस करेंगे तो हमारा ऐसे ज़बरदस्त होगा. अ वेल रिटन ऐसे आंसर इज वेल फोकस्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल सपोर्टेड विद एविडेंस, वेल पैकेज्ड इन टर्म ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस. इट फुली एड्रेसेस द क्वेश्चन एंड प्रेजेंट आइडियाज कोहेरेंटली. अगर इन्हीं इनको इंपॉर्टेंट रूल्स को हम अपनी असाइनमेंट्स में भी और अपने GDBs पे भी हम फोकस करते हैं तो हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं. What is the purpose of using various strategies like analyzing, compare and contrast in essay?
अच्छा जी, इनका क्या होता है, दिस हेल्प टू राइट द एसे टॉपिक्स इन डिस्टिंक्ट वे, प्रोवाइडिंग डेप्थ, इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग और टू द सब्जेक्ट मैटर। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डज द वर्ड चॉइस इम्पैक्ट द लैंग्वेज ऑफ एन एसे। फॉर एग्जांपल एसे की जगह सपोज कर लें हमारी असाइनमेंट चल रही है, जीडीपी चल रही है, कोई डिस्कशन चल रही है, कोई आर्गुमेंट चल रहा है, तो अगर उसमें भी हम अपनी वर्ड चॉइस का अहमियत को देखें तो आंसर बहुत रीजनेबल है कि वर्ड चॉइस इन्फ्लुएंस द टोन इम्पैक्ट ऑफ एन एसे। यानी कि जो एसे की हमारी बातचीत की हमारे टॉपिक की जो पूरी टोन है, जो उसका असर है, वो ही सारा चेंज हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। यूजिंग हाई इम्पैक्ट एंग्लो सेक्शन वर्ड्स, अवॉइडिंग वर्डीनेस एंड सेलेक्टिंग concise active language can enhance the clarity and effectiveness of our writing. Question number 4 is how can paragraph size, multiple ideas, white spaces, heading contribute to the appearance of an essay। एक ऐसे लिखते हुए कंपोनेंट्स बहुत सारे अहम हैं, जैसे साइज हो गया, मल्टीपल आइडियाज, जितने बयान किए गए हैं, तो लेकिन इनकी कैसे ये इसको हेल्प करते हैं हमें। यूटिलाइजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स, आइटमाइजिंग मल्टीपल आइडियाज, incorporating white spaces and using headings can create a visually appealing and reader friendly essay that's easier to navigate and understand। क्योंकि अगर हम शुरू से लेकर आखिर तक बगैर स्पेस के, बगैर पैराग्राफ दिए, बगैर हाईलाइट किए उसको लिख देंगे सारे अपने कंटेंट को, आइडिया को, तो बेशक हमारे अल्फाज बहुत अच्छे हों, हमारे डाटा बहुत अच्छा हो, लेकिन उसको पढ़ने का दिल नहीं करेगा, वो रीडर को अपील नहीं करेगा। तो आपके सामने देखें, जब कोई स्क्रीन खुलती है या कोई बुक देखते हैं या कोई नोट्स वगैरह देखते हैं, तो जितने अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनाइज हुए होते हैं या हाईलाइट हुए होते हैं, उनकी हेडिंग, सब हेडिंग्स और मजीद हेडिंग्स जो हैं उनकी बॉटम, वो अच्छे से डिस्क्राइब किए होती हैं, से डिटेल्ड होते हैं, तो उनको पढ़ने का मजा आता है। वरना अगर चीज़ें क्लियर ना हो और उनमें इबहम हो तो फिर उनमें दिलचस्पी नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पुटिंग द सब्जेक्ट फर्स्ट इन एसे राइटिंग। एक्टिव वॉइस एंड प्लेसिंग सब्जेक्ट फर्स्ट कंट्रीब्यूट टू क्लियर एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जिससे राइटिंग मोर एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल हो जाती है। और जब ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा वर्ड और सब्जेक्ट जो है वर्ड में चले जाएंगे, तो फिर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इसीलिए इसके ऑब्जेक्टिव में जो इंपॉर्टेंट था वो यही था कि जो शुरू में दा का इस्तेमाल, दीज वगैरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 हाउ कैन वेरियस स्ट्रेटजीज लाइक एनालाइज, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बी एम्प्लॉयड इन एसे राइटिंग। अच्छा, स्ट्रेटजीज को हम कैसे हेल्पफुल कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज सच एज एनालाइज, कंपेयर, कंट्रास्ट, क्रिटिक, डिफाइन एंड अदर offer different approaches to exploring and explaining the subject matter in an essay, enriching its content and depth। ये सारी स्ट्रेटजीज हैं, तो इनका क्या बयान है, क्या इनके फ़वाइद हैं, ये इस क्वेश्चन नंबर 6 में हो गए। अब हम अपना लेसन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग सिग्नल वर्ड्स इन राइटिंग। लेसन नंबर 23 में सारा फोकस सिग्नल वर्ड्स पे है और इनके इस्तेमाल पे है और इनकी इस्तेमाल में इनकी अहमियत के बारे में है। तो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के थ्रू ये सारे एक्सप्लेन किए गए हैं चैप्टर में। अब हम इनके कॉन्सेप्ट पे आ गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आंसर हमारे पास सिंगल वर्ड्स आर यूज्ड टू एनहांस कोहेरेंस एंड ट्रांजिशन बिटवीन आइडियाज इन राइटिंग। दे हेल्प कनेक्ट थॉट्स, शो रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड गाइड रीडर्स थ्रू द टेक्स्ट। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कैन सिंगल वर्ड्स बी हेल्पफुल इन इंडिकेटिंग कंटिन्यूटी ऑफ आइडियाज। अच्छा जी, सिंगल वर्ड से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टेक्स्ट में मोर एवर, फर्दर मोर, आल्सो, एंड वगैरह जब इस्तेमाल होते हैं तो हमारी जो थॉट्स की कंटिन्यूटी है वो कायम रहती है, हमें पता चलता रहता है कि मजीद 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 इस टॉपिक पे आगे बातचीत चल रही है। व्हाट रोल डू सिंगल वर्ड्स प्ले इन इंट्रोड्यूसिंग कंट्रास्टिंग आइडियाज। अच्छा, सिंगल वर्ड्स लाइक ऑल्दो, however in contrast and yet highlight shifts in thought। यानी कि रीडर को ये पता चलता है कि जब फॉर एग्जांपल however यूज़ हो गया हमारे उसमें लाइन में, तो हमें पता चलेगा एज अ रीडर, हमें ये इल्म होगा कि अब आगे आने वाले सेंटेंस में कोई कंट्रास्ट बयान किया जा रहा है, किसी चीज़ का मुआवजा हो रहा है, यानी पिछली चीज़ जो बयान की उसका आगे से फर्क आ रहा है, तो ये इंडिकेशन आ जाती है। रीडर्स जो शिफ्ट ऑफ थॉट होता है उसके लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने इसके लेसन में पढ़ा है कि अचानक से शिफ्ट, डोंट ऑफ राइटिंग में हमने पढ़ा था कि शिफ्ट अचानक से नहीं आना चाहिए, जिसके रीडर को आराम से उसके लिए लाना चाहिए, अगले आने वाले कंटेंट के लिए रेडी करना चाहिए। अच्छा जी, हाउ डू सिंगल वर्ड्स असिस्ट इन शोइंग द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज। अच्छा जी, ये जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर कॉज, कंडीशन, रिजल्ट, सिंगल वर्ड्स, ये अलग अलग से जो मेन फोकस किया गया था लेसन में, जिन जिन पॉइंट्स पे उसके अकॉर्डिंग से क्वेश्चन आंसर हैं 3, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ईजी है बहुत। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया लेसन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है व्हाट इज द main purpose of expository writing। The main purpose of expository writing is to inform, explain, describe or define a subject to the reader, presenting factual information and insight। ठीक है, अब वर्ड हम यूज़ करते हैं उर्दू में बहुत आमतौर पे एक्सपोज करना, ठीक है, उसी से वर्ड निकला है। और इसे जब हम एक्सपोज करते हैं तो ज़ाहिर हम अगले बंदे को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, चाहे अगले बंदे, सामने वाले बंदे की किसी बंदे की खामियां बयान कर रहे हैं, खूबियां बयान कर रहे हैं, तो एक्सपोज तो कर रहे हैं, तो इसी से ये लफ्ज़ निकला है और इसका बहुत ज़्यादा हमारी लैंग्वेज में इस्तेमाल है। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है क्रिएटिव राइटिंग से डिफरेंस कैसे रखती है। तो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है फोकस करती है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे और इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट करने से इसका ताल्लुक है, जबकि क्रिएटिव राइटिंग जो है वो एंटरटेन करने से, कैप्टिवेट करने से, अपने एंटरटेनमेंट और कैप्टिवेशन के थ्रू रीडर को इमेजिनेटिव और सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग में ले जाती है और उसको अपनी क्रिएटिव स्किल्स के जरिए लिखने वाला मुतासर करके उसको इंगेज रखता है, उसको नहीं, रीडर को इंगेज रखता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ टॉपिक्स सूटेबल फॉर एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो अगर हम सिर्फ कहा जाए कि हम खुद से कुछ एग्जांपल्स दे दें, एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जी, अल्कोहल, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, कैपिटल पनिशमेंट, सेंसरशिप, इंडेंजर्ड स्पीशीज, गैम्बलिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ग्लोबल वार्मिंग, इमिग्रेशन, इंटरनेट प्राइवेसी एंड मच मोर। ठीक है जी। व्हाट इज मोस्टली मैक्सिमम 5 ही पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज एक्सपोजिटरी राइटिंग कंसिडर्ड डिफिकल्ट। एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है वो चैलेंजिंग होती है ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ इररेलेवेंट और अनरीजनेबल आर्गुमेंट्स, the possibility of strong reader disagreement and the complexity of addressing difficult topic। अच्छा जी, एक टॉपिक ले लिया हमने एक्सपोजिटरी राइटिंग में, हो सकता है सबसे पहले वो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट हो। ठीक हो गया जी। सेकेंडली हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोज करना है, उसके सारी डिटेल लेनी है, तो हो सकता है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उससे अगला पढ़ने वाला बहुत ही मुखालफत रखता हो और वो बिल्कुल उसके खिलाफ जाए, तो इसलिए इस तरह
राइटिंग जो थी चैलेंजिंग होती है। व्हाट आर सम गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव एक्सपोजिटरी राइटिंग। अच्छा जी, एक्सपोजिटरी राइटिंग की जो गाइडलाइंस हैं उसमें इंक्लूड है मेंटेनिंग अ स्कॉलरली एंड अनबायस्ड टोन, कंसीडरिंग बोथ साइड्स ऑफ अ टॉपिक, अवॉइडिंग एग्जैजरेशन, प्रोवाइडिंग एविडेंस और एग्जांपल्स टू सपोर्ट क्लेम्स एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम डॉगमेटिक लैंग्वेज। यानी कि राइटर का अपनी ज़ातियात से निकल कर इसको टॉपिक को लिखना, उस पर मतलब उस पर काम करना ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल ही पर्सनल लेकर एक टॉपिक को नहीं चलना। व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सपोजिटरी राइटिंग। अब हमारे पास एक हम राइटिंग कर रहे हैं इस तरह की, तो हम ऑर्गेनाइजेशन कैसे रखेंगे इसकी। तो ऑर्गेनाइजेशन होगी एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन ओपनिंग दैट इंट्रोड्यूस द टॉपिक, अ डिस्कशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इशू, the author's opinion and the conclusion that summarize the main points। ठीक है, ये चार इसकी मेन बॉडी आ गई। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉजिकल फैलेसीज इन राइटिंग। अच्छा जी, हमारे पास जो ये वाला लेसन है इसमें जो हाफ पार्ट है वो सारा एक्सपोजिटरी राइटिंग को बयान कर रहा है, और सेकंड हाफ जो है लॉजिकल फैलेसीज से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेंगे, इसलिए कि दोनों टॉपिक्स को कवर करना जरूरी है। अच्छा जी, पर्पस क्या होता है लॉजिकल फैलेसीज का। ये क्या होते हैं, एरर्स इन रीजनिंग दैट वीकन्स आर्गुमेंट्स एंड अंडरमाइन द सपोर्ट एंड रेशनल बिहाइंड अ पॉइंट ऑफ व्यू और क्लेम। ठीक हो गया। अब फैलेसीज के नीचे एग्जांपल्स क्या आ गई। व्हाट इज द अपील ऑफ अथॉरिटी फैलेसी इम्पैक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन आर्गुमेंट। अच्छा जी, अपील ऑफ अथॉरिटी फैलेसी occurs when someone accepts an argument solely because of the authority of the person making it, even if the authority is unrelated to the argument itself. This undermines the evaluation of the argument's actual merits। अच्छा जी, एक पर्सनैलिटी है, उससे हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। उन्होंने कह दिया कि फ़लाँ प्रोडक्ट है वो अच्छी नहीं है। हमने इस प्रोडक्ट के बारे में कोई हमें नॉलेज नहीं है, हमने कुछ सर्च नहीं किया और हमने बस जल्दी से उनके राय के मुताबिक, उनके ओपिनियन के मुताबिक एवल्यूएशन कर दी कि भाई ये प्रोडक्ट वाकई में उन्होंने कहा तो गलत होगी, तो ये अपील टू अथॉरिटी की पॉलिसी हो गई। व्हाट इज द डेंजर ऑफ यूजिंग द अपील ऑफ इमोशन पॉलिसी इन परसुएसिव राइटिंग। अच्छा जी, अपील ऑफ इमोशन पॉलिसी एक्सप्लॉइट्स द ऑडियंस इमोशन टू स्वे देयर व्यू पॉइंट। व्हाइल इट कैन बी इफेक्टिव इन सम केसेस, इट कैन वीकन एन आर्गुमेंट व्हेन रीजन एंड लॉजिक आर एक्सपेक्टेड। इमोशनली तो बंदा चला जाए जज्बात की रो में, लेकिन लॉजिकल रीजन की जब बात होगी तो उसमें ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाउ डज द फॉल्स कॉज एंड इफेक्ट पॉलिसी मिसलीड रीडर। अच्छा जी, एक और पॉलिसी है जो कि रीडर को मिसलीड कर लेती है, क्योंकि रीडर ज्यूम कर लेते हैं कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट जस्ट बिकॉज दे अकर टुगेदर इन टाइम। दिस कैन लीड टू इनएक्यूरेट कंक्लूजन अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है जी, दो चीज़ें वो इकट्ठी हो गई तो उसकी वजह से गलतफहमी बन जाए, पॉलिसी बन जाए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्ट्रॉ मैन पॉलिसी इन राइटिंग। स्ट्रॉ मैन policy involves attacking a weak or irrelevant argument of the opposition while ignoring their stronger points. This misrepresents the opposition's position and avoids addressing the most substantial argument। अच्छा जी, अब हमारा किसी चीज़ पर आर्गूमेंट चल रहा है, हम उसकी स्ट्रॉन्गर जो रीजन है, कॉज है, वो उसको ना अफेक्ट करें, बल्कि जो बस हमारे अपने ध्यान में जो उसकी माइनर से भी बेशक कोई गलती है उसको उठा के हम बढ़ा चढ़ा के पेश करना शुरू कर दें। हाउ कैन राइटर्स अवॉइड लॉजिकल पॉलिसीज इन देयर राइटिंग। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइटर्स कैन अवॉइड लॉजिकल पॉलिसीज बाय क्रिटिकली evaluating their arguments, considering counter arguments, presenting evidence or proof to support claims, and ensuring their reasoning is sound and valid। अच्छा जी, जो कुछ हमारा बयान हो वो सॉलिड होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, खुद की अजम्पशंस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो राइटिंग में पॉलिसीज हैं, लॉजिकल पॉलिसीज हैं, उसको अवॉइड किया जा सकता है। लेसन नंबर 25। Question number 1. Lesson number 21 is related to report writing and narrative writing. So let's start. Question number 1. What is the purpose of a report? Report serves as orderly and objective communication of factual information for a specific purpose. Number 2. What is the order of representations for a manuscript format in a format? Asha ji, it includes sections like flag, title page, abstract, acknowledgement, table of content, introduction, finding, conclusion, recommendations, appendices, references और bibliography, footnotes और index। अब ऑब्जेक्टिव में इनके मजीद कोई एमसीक्यूज आ सकते हैं जिनमें इनका हो टाइप वगैरह पूछी गई है, लेकिन सब्जेक्टिव में टोटल पूरा ही आ सकता है। Question number 3. What are the key components of a short report in terms of structure? Short reports, memo, and letter type have components such as terms of reference, procedures, findings, conclusion, recommendations. Number 4. What are the sum of formatting guideline to follow when creating reports? अच्छा जी, while creating report हमें कौन सी formatting guideline को देखना चाहिए? Wide automatic formatting features such as appropriate heading and subheading, cite illustrations, numerically embed table where cited in the text. What is the essence of narrative writing? Narrative writing tells a story, often reflecting the author's values, experience or observation। ठीक हो गया जी, जिसमें नरेशन चल रही होती है। Question number 6. What are some features of successful narrative essay? अच्छा जी, अगर पूछा जाए कि हमारे ख्याल में क्या फीचर्स हैं सक्सेसफुल नैरेटिव राइटिंग के, तो हम बताएंगे it includes an introduction, clarifying the type of narrative, anecdotes, just descriptions leading to reflection, first person point of view, and lively writing style with attention to word choice। अभी देखें यहाँ पे फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू की बात आ गई है, क्योंकि हम नरेशन कर रहे हैं अपने राइटर के एक्सपीरियंस, ऑथर्स के वैल्यूज, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, और ये तो फर्स्ट पर्सन में बताएंगे, जबकि फॉर्मल में कहा गया था कि फॉर्मल लैंग्वेज फर्स्ट पर्सन ना इस्तेमाल करें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर चलिए जी, लेसन नंबर 26 अब हम स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is what is descriptive writing and how does it differ from simply stating facts? Answer. Descriptive writing involves vividly capturing details and using sensory language to paint a vivid picture. It goes beyond stating facts by creating a sensory experience for the reader. For example, describing the taste, texture, aroma of an apple when bitten into, rather than just stating that it tasted good. Full descriptions के साथ, full details के साथ किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को बयान करना। Question number 2 is what are the key characteristics of good descriptive writing? अच्छा जी, key components इसमें ये हैं कि इसमें हम रीडर्स को अपील करने के लिए फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, एनालॉजीज, सिमिलीज, मेटाफर्स वगैरह, और इसके अलावा प्रिसाइज स्पेसिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इसमें जो हमारा टारगेट है टाइटल का वो वेल फोकस्ड हो। हाउ डज द यूज ऑफ शो डोंट टेल प्रिंसिपल एनहांस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग? अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जब बात की जाती है तो शो डोंट टेल की बहुत बार बार भी आना आता है कि इसको मद्देनजर रखा जाए। तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि इट इनकरेज राइटर टू यूज विविड
descriptions and sensory details to allow readers to experience and visualize the subject. It engages readers by making them feel a part of the writer's experience, as demonstrated in an example of describing biting into an apple. देखिए शो डोंट टेल कि मैं बताती हूँ आपकी फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है यहाँ, वो आपको कह रहा है मैंने ख्वाब देखा, वो आपका ख्वाब सुनाता है, आप उसका ख्वाब सुनते जाएंगे और आपके अपने माइंड में उसको फील करते जाएंगे, मतलब आपके माइंड में उसका खाका बनता जाएगा। ठीक हो गया। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के इस रूल का मतलब यह है कि जो कुछ बयान कर रहा है ना राइटर, वो पढ़ने वाले या सुनने वाले के जहन में बिल्कुल वैसे खाका बनता जाए, उसको फीलिंग उसकी महसूस हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द 3 परसुएसिव टेक्निक्स, लोगोस, इथोस एंड पैथोस, एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू परसुएसिव राइटिंग। अच्छा जी, 3 इसमें टेक्निक्स हैं, तो उसको देख लेते हैं। लोगोस अपील टू रीजन यूजिंग फैक्ट्स एंड लॉजिकल आर्गुमेंट्स। इसका लोगोस का मतलब जो लिंक है वो लॉजिकल आर्गुमेंटेशन के साथ है। इथोस जो है वो क्रेडिबिलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑथर के साथ लिंक्ड है। पैथोस अपील टू इमोशन एंड वैल्यूज। ठीक है। दीस टेक्निक्स स्ट्रेंथन्स आर्गुमेंट्स बाय मेकिंग देम मोर कन्विंसिंग एंड रिलेटेबल टू द ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ शुड premises be developed and used in persuasive writing. Premises are evidence that supports the thesis in persuasive writing. Each premise should be relevant, recent, impartial. They form the backbone of the argument and should be well organized. ठीक है जी। तो ये बैकबोन होती हैं हमारी उसके इसमें परसुएसिव राइटिंग में प्रीमाइसेस जो हैं वो बैकबोन कैसे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर सम कॉमन टेक्निक्स यूज्ड इन परसुएसिव राइटिंग टू मेक आर्गुमेंट्स मोर इफेक्टिव। टेक्निक्स इंक्लूड emphasizing benefits, using active voice and short sentences, presenting a list of pros and cons, using connectives, employing anecdotes, ask rhetorical questions, and appealing to emotions, credibility, and logic through pathos, ethos, and logos. These all are the common techniques that are used in persuasive writing. ठीक है जी, इफेक्टिवनेस के लिए। यहाँ पर जी हमारा लेसन नंबर 26 एंड होता है और अब हम लेसन नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। आपके लिए बनाएंगे वीडियो, आपको पसंद है तो लाइक करें, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ कनेक्टेड रहें। आपके लिए वीडियोस बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं, तो अगर आपको पसंद आती हैं तो आप कमेंट्स किया करें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलती है। अब हम लेसन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हाट आर द की स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च राइटिंग। लेसन नंबर 27 हमारा रिसर्च राइटिंग और डॉक्यूमेंटिंग सोर्सेज से रिलेटेड है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रिसर्च राइटिंग से रेलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द की स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ रिसर्च राइटिंग। अच्छा जी, फॉलोइंग इसमें एस्पेक्ट्स हैं, स्टेप्स हैं, उनको काउंट कर लेते हैं। अ टॉपिक, फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चंस, सर्विंग द टॉपिक, लोकेटिंग मटेरियल्स, evaluating and working with sources, developing a thesis, using sources fairly, and revising, editing and proofreading। इन सबके बाद कहीं जाकर रिसर्च राइटिंग कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है what is using global format like APA और MLA important in research writing। एज वी नो, हमें अपने लेसन में पता चला कि जो हमारा ग्लोबल फॉर्मेट है रिसर्च राइटिंग का, ये दोनों इसमें काबिल ज़िक्र हैं, APA और MLA। तो इसमें क्यों ये इंपॉर्टेंट है। यूजिंग ग्लोबल फॉर्मेट लाइक APA और MLA allows for essay cross referencing of sources, ensures consistent communication within our discipline, establishes writer credibility and help prevent plagiarism। ठीक है जी, ये सब फायदे हो गए। What are the two main concerns of AP style when citing sources? The two main concerns of AP styles are creating a reference page. Number 1 is creating a reference page. Number 2 is using parenthetical citation in the text। ठीक है, ये दो मेन से concerns हैं APA के। Question number 4, when should you use parenthetical citation in your writing and what information should they include? अच्छा जी, नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पार्ट है कि when quoting, summarizing और paraphrasing a source। अच्छा जी, अब सेकंड ये है कि इसमें इंक्लूड कौन सी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। इट में इंक्लूड ऑथर नेम, पब्लिकेशन ईयर एंड पेज नंबर। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ कैन यू हैंडल कोट्स इन योर टेक्स्ट यूजिंग parenthetical citation in APA style। कोट्स इन योर text should include the author last name, publication year, page number of the quote. They can either be incorporated into the sentence or placed within the parenthesis। Question number 6 from this lesson is what are the two main parts of ML style। पहले हमने APA style के देखे दो main parts, अब हम ML style के देख रहे हैं। What information should they include? The two main parts of ML styles are the works cited page and parenthetical citation। Works cited entries should include the author name, title of work and publication information। अच्छा, APA style के भी दो major components हैं और ML style के भी दो ही components हैं। ठीक हो गया जी। Next is lesson number 28। Question number 1, what is a summary in the context of writing and what are the key points to keep in mind when creating a successful summary? A summary contains the main idea of a text passage। रिपोर्टेड स्पीच में हम लिखते हैं सबसे मेन पॉइंट आइडिया जो होता है, चाहे वो पोइम का हो या किसी चैप्टर का हो, लेसन का हो, ऐसे का हो, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इट इज शॉर्टर देन द ओरिजिनल टेक्स्ट कंटेन द मेन आइडियाज। और ये रिपोर्टेड स्पीच में होता है, की पॉइंट्स जो होते हैं उसमें होते हैं, कंसाइज होते हैं, एक्सक्लूडिंग पर्सनल ओपिनियंस होता है, कैप्चरिंग द सेंट्रल थीम होता है। ठीक हो गया जी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैराफ्रेज एंड हाउ डज इट डिफर्स फ्रॉम अ समरी। पैराफ्रेजिंग और समरी में फ़र्क होता है और क्या फ़र्क होता है। पैराफ्रेज aims to express the same ideas as original text using different words। Unlike a summary, a paraphrase contains the length of the original text and attempts to capture nearly the same meaning while using alternative paraphrasing। दोनों में लेंथ का भी फ़र्क होता है। पैराफ्रेजिंग बहुत लंबी भी हो सकती है, वो ओरिजिनल टेक्स्ट के सारे आइडियाज़ को कैप्चर करती है, डिस्कस करती है, एक्सप्लेन करती है, जबकि समरी सिर्फ खास आइडिया को इंतहाई प्रिसाइज तरीके से लिखती है। व्हाट इज़ एन इंटरप्रिटेटिव critique and how does it differ from a summary or paraphrase। अब तीसरी चीज़ आ गई, इंटरप्रेटिव क्रिटिक। ये क्या करती है जी, it's evaluate issues raised in a text and offers new perspective। It introduces information from outside the original text। Unlike a summary or paraphrase, an interpretative critique it provides critical analysis and introduce new ideas। ठीक हो गया, न्यू आइडियाज़ को भी ले आती है बीच में। इस तरह से कंटेंट को ऐसे एनालाइज करना कि इसमें न्यू आइडियाज़ को भी ऐड किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड समरी। एक गुड समरी में क्या कैरेक्टरिस्टिक खूबियां होनी चाहिए? प्रॉपर साइटेशन होनी चाहिए, क्लियर और एक्यूरेट थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए, ऑथर मेजर सपोर्टिंग आइडियाज, ग्रामर, राइटिंग मैकेनिक्स एंड एन अप्रोप्रिएट लेंथ रिलेटिव टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये खूबियां मिलकर बनाती हैं एक गुड समरी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन राइटिंग एन इफेक्टिव समरी। अच्छा जी, क्या स्टेप हो? नंबर 1, reading and dividing the article. Number 2, labeling segment of ideas. Number 3, highlighting main points. Number 4, writing one sentence summaries for each segment. Number 5, formulating a thesis statement. Number 6, writing the first draft by compiling summaries. Number 7, editing for grammar and clarity. Number 8, producing a final draft. ठीक हो गया जी, ये सारे स्टेप्स मिलकर इफेक्टिव समरी बनाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज लेसन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is, how does punctuation in English writing function and what analogy can be used to explain its role? Punctuation in English writing acts like traffic lights एंड साइंस। जब हम ड्राइविंग करते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स और साइंस से हमें हेल्प मिलती है अपने रोड को समझने में कि आगे क्या आ रहा है, किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ नहीं मुड़ना। इसी तरह बिल्कुल पंक्चुएशन के बगैर हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है, हमारा जो कंटेंट होता है, मीनिंग लेस हो जाता है। सो इट गाइड रीडर थ्रू टेक्स्ट, इट हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट। नंबर 2 इज, व्हाट आर द की पंक्चुएशन मार्क्स यूज्ड मोस्ट कॉमनली इन इंग्लिश राइटिंग। पंक्चुएशन के जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में हम इस्तेमाल करते हैं आइटम्स या के मार्क्स, दीज आर पीरियड, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, अपोस्ट्रोफी, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क, पैरेंथेसिस एंड डैश। ठीक हो गया जी। Number 3rd is, how is the period used in writing and what analogy is given to help understand its period purpose? Period yani full stop. The period functions like a red light or stop sign indicating the end of a sentence. It helps in creating shorter, more manageable sentence that enhance the flow and understanding of the context. जितने sentence short होंगे उतनी जो flow है वो अच्छा रहता है अपने context का। Question number 4, provide examples of when and how to use commas in writing. Commas are used before coordinating conjunctions in joining independent clauses, after introductory clauses or phrases, between items in a series, between adjectives, set of numbers, dialogues, set of एलिमेंट्स लाइक टाइटल्स, नेम्स और डेट्स। ठीक है, जब भी हमने किसी दो चीज़ों को आपस में जारी रखना हो लेकिन उनको अलग अलग बयान करना हो, उनमें वक्फा देना हो। एक्सप्लेन द यूज ऑफ सेमीकोलन एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन वेयर दे आर अप्रोप्रिएट। सेमीकोलंस का इस्तेमाल होते हैं कनेक्ट क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज when the items themselves contain commas। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है, what are the colons, question marks, exclamation mark, quotation mark and parentheses used in writing? how are they used? colons क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं सीरीज को, सेपरेट करते हैं सबटाइटल्स को, सेट ऑफ क्लॉज एंड आर यूज्ड इन टाइम्स, रेशियोज एंड टाइटल्स। क्वेश्चन मार्क्स आपको पता है, हमें पता है, क्वेश्चन के एंड में लगते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जी इमोशंस को, हैरत, खुशी, गुस्से, दुख के इमोशंस वाले जुमले के एंड में आ जाएंगे। कोटेशन मार्क कहाँ यूज होंगे? जब हम किसी की भी कॉल को, किसी की भी अल्फाज को डायरेक्टली कोट कर रहे हो या टाइटल बयान कर रहे हो या स्पेशल वर्ड्स डाल रहे हो, जैसे हम आयत का तर्जुमा डालते हैं किसी भी आयत मुबारक को, हदीस मुबारक को जब कोट करें। पैरेंथेसिस इनक्लोज सप्लीमेंट्री मटेरियल स्ट्रॉन्गर देन कॉमास इनक्लोज नंबर्स। ठीक है, पैरेंथेसिस जिनको मैथ्स में ब्रैकेट्स कहते हैं जब हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट वन लेसन है हमारे पास 30। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट आर सम गाइडलाइंस फॉर यूजिंग एब्रिविएशंस इन राइटिंग। अच्छा जी, अगर हमने एब्रीवेशन इस्तेमाल करनी हो लिखते वक्त तो उसके क्या गाइडलाइन है? यूज स्टैंडर्ड एब्रीवेशन फॉर टाइटल्स बिफोर एंड आफ्टर प्रॉपर नेम्स एंड यूज देम ओनली व्हेन यू आर श्योर योर रीडर विल अंडरस्टैंड। तो इनको लिखने का तरीका ये है कि प्रॉपरली इनको इस्तेमाल किया जाए और ऐसा हो एब्रीवेशन को स्टूडेंट को, अगले पढ़ने वाले को, आपके रीडर को, अपनी ऑडियंस को समझ भी आए। आप एब्रीवेशन इस्तेमाल कर लें किसी भी सेंटेंस में, आप APA बोल रहे हैं, समझना है कि बंदे को APA से क्या मतलब, क्या बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड यू यूज फिगर्स इंस्टेड ऑफ स्पेलिंग आउट नंबर्स इन राइटिंग। अच्छा जी, फिगर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यूज फिगर्स फॉर नंबर्स विद मोर देन 2 वर्ड्स, डेट्स, एड्रेसेस, फंक्शंस, fractions, decimals, scores, statistics, survey results and exact amount of money, for example 4 PM and 55%। ठीक है, ये इनके इस्तेमाल बता दिए फिगर्स के। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, हाउ शुड यू ट्रीट टाइटल्स ऑफ वर्ड्स। अगर हमारी राइटिंग के दरमियान आ जाए टाइटल ऑफ वर्ड्स या फॉरेन वर्ड्स आ जाएं तो हम उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिसाइज कर सकते हैं और ताकि वो क्लियरली नजर आ जाएं। व्हाट नंबर नेक्स्ट इज नंबर 4 इज, when should you capitalize words in writing। अच्छा जी, हर वर्ड्स को तो कैपिटलाइज भी नहीं कर सकते। कैपिटलाइज प्रॉपर नाउन्स एंड वर्ड्स डिराइव फ्रॉम देम, द फर्स्ट, लास्ट एंड मेजर वर्ड्स इन टाइटल्स एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, द पॉसिबल टीचर, थिएटर वगैरह। अच्छा जी, टाइप्स तो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, सब्जेक्ट में यही आ सकते हैं कि हाउ, व्हेन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द सम रूल्स ऑफ यूजिंग हाइफन्स इन राइटिंग। रूल बताना है जी हाइफन इसके इस्तेमाल का। तो यूज अ हाइफन टू कनेक्ट कंपाउंड एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन एंड hyphenate function compound numbers from 21 to 99। और आगे एग्जांपल है इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बिल्कुल लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है इस नोट्स का, इन नोट्स का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हेन शुड यू कैपिटलाइज एब्रिविएशंस एंड कॉल लेटर्स इन राइटिंग। Capitalize abbreviations for government, department, organizations and corporations as well as the call letters of radio and television stations, for example FBI, IBM and KNBC TV। ठीक हो गया जी, ये हमने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे सब्जेक्टिव
उसमें प्रोस्पेक्टिव में वो सारे हमने कर लिए। और आपने अगर इनको इस वीडियो को एक बार भी देख लिया तो होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अब इस वीडियो को आप काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस अपने स्टडी मटेरियल से रेलेवेंट अपडेट्स और कंटेंट मिलता रहे, आप नोटिफाई होते रहें। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर मेरी यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है उसको भी पॉइंट आउट कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप इस पर कोई तज्जिया करना चाहते हैं, राय देना चाहिए तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे और आपको कामयाब करे। आपके लिए दुआ है कि आप सबके पेपर्स जो हैं बहुत अच्छे से हो जाएँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।